मित्रों नमः संस्कृताय। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। निःशुल्क कक्षाओं की विशेष प्लेटफॉर्म से सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए। देखिए, संस्कृत की कक्षा का शुभारंभ मतलब आज की कक्षा का शुभारंभ होने जा रहा है, तो इसलिए आप सभी लोग मन से पढ़िए और लाइव हो जाइए। जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और सभी को सब्सक्राइब करने के लिए भी कहिए, और शेयर तो करते ही रहिए और सब्सक्राइब भी करवाइए, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पर जो है बिल्कुल निःशुल्क चल रही है, समझ रहे हैं। पूरा कोर्स आपका पूरा निःशुल्क कक्षा चलेगी। आप सभी लोग लाइव होकर पढ़िए आराम से। कोई दिक्कत है आप कमेंट के माध्यम से बताइए। जैसे दीर्घ स्वर संधि ऐसा नोट करा करिए। जैसे गुण संधि पढ़ाना है तो गुण स्वर संधि ऐसे नोट कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये स्वर संधि का ही है। गुण संधि मान लीजिए किसी से पूछ लिया कि स्वर संधि का भेद कौन सा नहीं है या कौन सा है, तो ऐसे आप नोट करते रहेंगे तो आपके थोड़ा सा ये व्यवहार में मतलब एक तरह से डीएनए में घुस जाएगा, और डीएनए में घुस जाना मतलब फिर आप कभी भूलेंगे नहीं। इस तरह से नाम लेते रहेंगे। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, ऐसे मतलब स्वर संधि साथ में जोड़े रहेंगे। अनुवृत्ति एक तरह से, जैसे पाणिनि ने कोई सूत्र एक बार कह दिया तो वो चीज़ें फिर बार बार ना कह के तो वो अनुवृत्ति ले लेते हैं, पिछले वाले सूत्र से अनुवृत्ति लेते चलते हैं। उसी तरह आपको भी करना है कि ये स्वर संधि की अनुवृत्ति यहाँ पर लेके चलते रहना है, तो आपका हमेशा व्यवहार में ये बना रहेगा कि गुण स्वर संधि है, ठीक ना। इससे आपका एक क्वेश्चन हमेशा सही होता जाएगा, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इलाहाबादी लव स्टेटस जी, गुरु जी गुरुदेव शुभ संध्या। शुभ संध्या भूमिका वर्मा जी, गुड इवनिंग सर जी। अभिषेक यादव गुड इवनिंग। सभी लोगों को गुड इवनिंग। सर पेन बदल लीजिए। जी भैया, हमारी पेन बहुत सही चल रही है, आपकी गड़बड़ हो तो बदल लीजिए, लेकिन पेन जरूर लेकर बैठिए और कॉपी लेकर बैठिए, ठीक है। सभी लोग आइए देखते हैं। हमने कल पढ़ा दीर्घ स्वर संधि, है ना। दीर्घ स्वर संधि हमने कल पढ़ा। तो दीर्घ स्वर संधि में हमने बताया था सूत्र अकः सवर्णे दीर्घ, अकः सवर्णे दीर्घ हमने बताया। तो सवर्ण की हमने बताया कि ये सवर्ण संख्या, जो संज्ञा हमने पढ़ा था कि तुल्याश प्रयत्नम सवर्णम, ऐसा हमने एक संज्ञा सूत्र पढ़ा था। तो वो तुल्याश प्रयत्नम सवर्णम वही से सवर्ण संज्ञा है। तो सवर्णता उनकी होनी चाहिए जो अक प्रत्याहार के अंतर्गत जो भी वर्ण आए उनकी सवर्ण वाले जो भी वर्ण होंगे उनकी दीर्घ संज्ञा हो जाएगी। जैसे अक प्रत्याहार के अंतर्गत हमने बताया आ, ई, उ, री और ली, ये वर्ण हैं। तो इन्हीं के सवर्ण होंगे क्या, या तो ह्रस्व आ हो जाएगा या तो दीर्घ आ हो जाएगा। यहां पर ई का सवर्ण क्या होगा, ह्रस्व ई होगा या तो दीर्घ ई होगा। उ का सवर्ण क्या होगा, ह्रस्व उ हो जाएगा या तो दीर्घ उ हो जाएगा। और इसी तरह री का भी है ना, री का ह्रस्व री हो जाएगा या तो दीर्घ री हो जाएगा। और ली का जो है सवर्ण ली होता ही है, या तो इसको दीर्घ री भी कर सकते हैं, है ना। ये जो है दीर्घ री, ठीक ना। तो री का जो है सवर्णी री भी है। री ली वर्णयो मिथा सावर्ण्यम वाच्यम, ये सूत्र हमने आपको बताया था कि री और ली की सवर्णता जाननी चाहिए, है ना। तो सवर्ण तो नहीं थे, लेकिन इस वार्तिक की वजह से इन दोनों की सवर्णता हमने कही। तो इस वजह से इनके 30 प्रकार हो गए, और ये जो है 18 प्रकार के सभी हैं, है ना। ये केवल 30 प्रकार का है, इतना आप लोग जानते हैं पहले से, ये आप पूर्व कक्षा में आपने पढ़ लिया है, ठीक ना। तो इनके जब संधि करेंगे तो ह्रस्व आ और ये ह्रस्व या दीर्घ होगा, तो यहां पर दीर्घ जो कहता है तो यहां पर दीर्घ ही होगा, है ना। दीर्घ का मतलब बड़ा होना, दीर्घ का मतलब बड़ा होना। तो ई का यहां पर दीर्घ क्या हो जाएगा, यहां पर दीर्घ ई हो जाएगा, यहां दीर्घ का उ दीर्घ उ हो जाएगा, और ये री का जो है दीर्घ रीकार होगा, है ना, ऐसा।
और री का दीर्घ होता नहीं है, तो यहां पर भी री जो है ये दीर्घ अपने रीकार में आ जाएगा। ऐसा हमने कल की कक्षा में पढ़ चुका है ना, सभी लोगों ने पढ़ा ऐसा ही है ना, कि अक के जो प्रत्याहार के वर्ण है उनका जो सवर्ण आ जाएगा तो उनका दीर्घ हो जाता है। ऐसा हमने पढ़ा, बहुत आसान सा था। दीर्घ संधि हमने खत्म भी कर दिया। एक उदाहरण फिर से हम बता देते हैं, जैसे विद्या धन आलय। देखिए अब आपके मन में ये हो कि यहां पर जैसे ह्रस्व आ है और यहां पर जैसे आपको दिख रहा है विद्या में जो बड़ा आ है, यहां बड़ा आ आपको दिख रहा है, तो यहां बड़ा आ लिख देंगे और यहां पर आलय करेंगे तो आ बड़ा आ है ही है ना, तो ये आलय हो गया। तो यहां पर आ और आ मिलकर भी बड़ा आ हो जाएगा, है ना। आप ऐसा बिल्कुल ना सोचिए कि ह्रस्व ही ह्रस्व जुड़ेगा तब बड़ा आ होगा, तो यहां पर भी बड़ा आ हो जाएगा। ये चीज हमने बता दिया था। तो ऐसे इसको विद्य करके हलंत कर दीजिए, इसमें से बड़ा आ निकलेगा और ये आ मिलकर ये बड़ा आ हो जाएगा। ये चीजें हमने कल की संधि में पढ़ लिया। इसी तरह इकार का होगा, यहां पर ही होगा, यहां पर ही होगा। देखिए मूल स्वर हमने बताया था 5, यही मूल स्वर हैं 1 2 3 4 और ये ली 5, ये मूल स्वर हैं। मूल स्वरों से ही अन्य स्वरों की रचना हुई, मूल स्वर से ही अन्य स्वरों की रचना हुई। तो यही स्वर पूरे स्वरों को पैदा करते हैं एक तरह से। जैसे आ से बड़ा हुआ, ई से बड़ी हुआ, ऊ से बड़ा हुआ और री से बड़ी री, है ना। और री से जो है री का दीर्घ होता नहीं है, तो इस तरह से ये मूल स्वर हैं। अच्छा ए जो होता है वो भी आ और ई मिलके ए हो जाता है। आज की संधि में हमें यही पढ़ना है, गुण संधि में। तो ए ओ ऐ औ जो होता है वो भी इन्हीं से बन के इन्हीं से जुड़कर बनता है। इतनी चीजें आपको जानना है ना। तो दीर्घ जो स्वर है ए हमने बताया था, ए ओ आई और औ, इनका ह्रस्व नहीं होता है। ये चीज हमने पहले बता दिया था। जो लोग नहीं जानते हैं नोट कर लीजिए, इनका ह्रस्व नहीं होता है और री का दीर्घ नहीं होता है, ठीक ना। इतना नोट कर लिए होंगे पहले से ही। तो ये चीजें आप जान लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछता ही जरूर है। तो आगे चलते हैं हम गुण संधि में। आज की संधि क्या है? गुण संधि। गुण संधि। गुण संधि में सबसे पहला सवाल आप जानते हैं, इसका सूत्र जैसे पूछ लिया, गुण संधि करने वाला सूत्र कौन सा है? तो गुण संधि करने वाला सूत्र कौन सा है? आद गुणः। ये नोट कर लीजिए, आद गुणः, इतना आप नोट कर लीजिए। गुण संधि करने वाला सूत्र कौन सा है? आद गुणः। अच्छा हमने एक संज्ञा में बताया था, मीनू कुमारी, हेलो सर जी, रागिनी पांडे जी, सर जी बिल्कुल सभी लोग देखते रहिए और पढ़ते रहिए। जहां पर ना समझ में आए कमेंट करिएगा। सर जी दिख नहीं रहा, प्लीज चेंज पेन। जी बिल्कुल चेंज कर दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए गुण संधि में हमने एक गुण संज्ञा करने वाला सूत्र पढ़ा था, आदेंग गुणः। कौन सा सूत्र पढ़ा था? आदेंग गुणः। ये दिख रहा है भैया, आदेंग गुणः, आदेंग गुणः, ठीक ना। आदेंग गुणः क्या कहा था कि आ ह्रस्व आ और ए और ओ, इनकी क्या होती? गुण संज्ञा होती। इन 3 वर्णों की गुण संज्ञा होती है। अच्छा जब हम गुण संधि करेंगे तो यही 3 वर्ण मिलेंगे। यदि ये 3 वर्ण नहीं मिलते तो समझ लीजिए वहां पर गुण संधि नहीं हो रही है। इतना आप समझ लीजिए कि अदेंग गुणः कहा कि यही 3 वर्ण गुण संज्ञक हैं, तो ये गुण संज्ञक वर्ण हमको इस संधि के अंदर मिलेंगे, ठीक ना। इतना आपने नोट किया था पहले ही। अदेंग गुणः आपने जाना था, आ ए ओ, ये जो है गुण संज्ञक वर्ण है। इसमें हमने बताया था कि इससे सवाल बनेगा कि गुण संज्ञक वर्ण कौन सा नहीं है ना, या कौन सा है। 3 विकल्प दे दिया, एक जगह पे ह्रस्व आ लिखा हो। आप मानते होंगे ए ओ को गुण संज्ञक वर्ण जानते हैं कि ए हो जाता है, ओ हो जाता है, लेकिन ह्रस्व आ नहीं जानते, तब वहां पर आप गड़बड़ कर देंगे। तो आप कहीं ऐ लगा देंगे, औ लगा देंगे, तब आपका सवाल गलत हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि ह्रस्व आ भी गुण संज्ञक वर्ण है। ये प्रश्न कई बार टेट की परीक्षा में पूछ भी चुका है, आप नोट करे रहिएगा। आ ए ओ ये गुण संज्ञक वर्ण है, ठीक ना जी।
सरस्वती मौर्य, कलर बदल दीजिए जी। अब क्या हुआ भैया, चलिए व्हाइट का, ब्लैक में व्हाइट तो चलेगा ना। ठीक है, गुण संधि के लिए अब जो परिभाषा है वो चीज आप देख लीजिए, ठीक ना। परिभाषा देख लेंगे तो समझ में आएगा। अच्छा, आद गुणा का ये जो है, ये ह्रस्व आ या बड़ा आ मतलब दीर्घ आ, ठीक ना, इसका केवल मतलब रखता है आद गुणा का मतलब आ जो है ये ह्रस्व आ और बड़ा आ मतलब दीर्घ आ, इसको ये इंगित कर रहा है कि इसके बाद जो होगा असमान स्वर उसकी गुण संज्ञा हो जाए दोनों मिलकर। तो परिभाषा लिख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। ह्रस्व अथवा ह्रस्व आ अथवा दीर्घ आ, ह्रस्व आ अथवा दीर्घ आ के बाद कोई असमान स्वर आए तो दोनों के स्थान पर गुण संज्ञक वर्ण हो जाता है या गुण संधि हो जाती है। ऐसा कर लीजिए, गुण संधि हो जाती है। इतना परिभाषा आप नोट कर लीजिए, ह्रस्व आ अथवा दीर्घ आ, ठीक ना, के बाद कोई असमान स्वर आए तो दोनों के स्थान पर गुण संधि हो जाती है। इतना आपने नोट कर लिया। सभी लोग नोट करते जाएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, इसलिए कि यदि नोट भी नहीं करेंगे तो बाद में ये पीडीएफ के रूप में आपको टेलीग्राम में मिल भी जाएगा, लेकिन अभी नोट करते चलेंगे तो थोड़ा ज्यादा सहजता होगी। ठीक है, दोनों के स्थान पर असमान स्वर आए तो क्या हो जाता है, गुण संधि हो जाती है। ठीक ना, ये चीजें आपको जानना है। आगे बता देते हैं इसका उदाहरण, तब आपके समझ में आ जाएगा कि ह्रस्व आ अथवा दीर्घ आ के बाद असमान स्वर कौन से होंगे। ठीक ना, जैसे ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद कहता है असमान स्वर आए। अच्छा, समान स्वर मान लीजिए यही आ जाएगा आ अथवा दीर्घ आ जाएगा, तब वहां पर दीर्घ संधि हो जाएगी, है कि नहीं। समान स्वर आएगा तो हमने बताया ना कि अका सवर्णे दीर्घ, सवर्ण का मतलब समान, एक तरह के यदि आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। इसलिए कहा कि असमान स्वर आए, है ना। तो आ और आ की तो बात कर ही नहीं रहा है, ये तो पहले ही हट गए, है ना। तो क्या बचता है, इसके बाद ई बचता है, ई बचता है ना। फिर इसके बाद क्या बचता है, ऊ बचता है ना। फिर क्या बचता है, री बचता है, और फिर क्या बचता है, ली बचता है। ये ए को देख लेते हैं, ए को देखेंगे तो आ और ए मिलके अ हो जाता है, वो वृद्धि संधि में हम आपको आगे बताएंगे, अभी वो संधि का प्रकरण नहीं आया है, इसलिए ये भी नहीं होगा। इसलिए इतना ही केवल आप जानिए कि असमान स्वर्ण में केवल इक प्रत्याहार की बात कही गई है। किसकी, इक प्रत्याहार। इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं यह भी नोट कर लीजिए, ई, उ, री और ली, और का इसको जो हो जाता है ये इत संज्ञक से इसका जो है लोप हो जाता है ना, इत संज्ञा कर देते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं, यही केवल वर्ण इक वर्ण में आते हैं, है ना, इक प्रत्याहार के अंतर्गत। ठीक है ना, इतना जान लीजिए। तो ये कहता है आ या ह्रस्व आ अथवा दीर्घ आ के बाद कोई असमान स्वर आए तो उन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, गुण संधि हो जाती है ना। गुण संज्ञक वर्ण आ जाता है तो गुण संधि हो जाती है। तो ये जहां पर ह्रस्व आ और ई मिलेगा तो क्या हो जाएगा भैया, ये चीज देखिए, जब भी संधि करेंगे तो ये मोस्ट है, इस मतलब प्रथम पद में प्रथम या पहला वर्ण पूर्व वर्ण में ह्रस्व आ अथवा दीर्घ आ होना चाहिए, और पर वर्ण में क्या होना चाहिए, इनमें से कोई एक हो, तभी वहां पर गुण संधि होगी। इतना समझ लीजिए। पूर्व वर्ण में पूर्व वर्ण के क्या होना चाहिए, ह्रस्व आ अथवा दीर्घ आ,
और पर वर्ण में क्या होना चाहिए, ई उ री ली, इनमें से कोई एक होना चाहिए। ठीक, इतना समझ में आया। देख लेते हैं इसका प्रयोग कैसे होता है। जैसे आ और ह्रस्व आ अथवा दीर्घ आ के बाद यदि ई आए तो, जैसे महाधन ईशा, महाधन ईशा, इसमें से कोई वर्ण एक आपको दिख रहा होगा, बड़ा आ दिख रहा है। ये बड़ा हा में जो आ है वो बड़ा आ दिख रहा है, ये बड़ा आ हो गया। और इधर क्या है, ईशा है। ईशा में आपको इनमें से कोई वर्ण दिख रहा होगा, ई दिख रहा है। ई का मतलब केवल एक प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं, इनके 18 प्रकार की हमने बात कह दी, पहले ही बता दिया था कि ह्रस्व ई आए अथवा दीर्घ ई आए, ह्रस्व उ आए अथवा दीर्घ उ आए, है ना। और ऋकार का तो दीर्घ होता ही नहीं है। तो यहां पर जो आ आया है और ई आएगा तो इसका गुण हो जाता है। इसको तोड़कर लिख दीजिए, बहुत आसान सा, बिल्कुल तोड़कर अच्छे तरह से लिखिएगा। मह कर दीजिए। हाँ, मह में जब हलंत करेंगे तो दीर्घ आ निकल जाएगा और ये दीर्घ आ और ई मिलकर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए हमने बताया था कि आ और ई मिलेगा तो क्या हो जाएगा, वही गुण संज्ञक वर्ण ए, ओ या ह्रस्व आ, वही तीनों में से कोई एक होना चाहिए। तो यहां पर क्या हो गया, ए हो गया, है ना, ए हो गया। तो ये यहां पर जब हलंत करेंगे तब स्वर निकल जाएगा। तो आ का उच्चारण स्थान क्या है, आ का उच्चारण स्थान कंठ है, आकु विसर्जनीय नाम कंठा, और ई का उच्चारण स्थान तालु है, इचु यशा नाम तालु। तो इन दोनों के जब कंठ और तालु का मिलन होगा तो कोई कंठ तालु ही तो पैदा होगा, है ना। तो कंठ तालु में क्या, ए का उच्चारण स्थान क्या होता है, एदयितो कंठ तालु होता है, एदयितो कंठ तालु। तो यहां पर जब इसको फिर ऐसे लिख देंगे हलंत करके, और यहां पर क्या बचा, सह बचा। तो इसको फिर से यदि संधि करेंगे इसकी तो क्या बन जाएगा, महेशा बन जाएगा। इतना आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूं। इतना समझ में आ गया जी। सर बाल विकास की क्लास कब से शुरू होगी, प्रतिमा गौतम जी। बहुत जल्द शुरू होगी सर, अभी अस्वस्थ चल रहे हैं, इस वजह से क्लास अभी बाधित है। बहुत जल्द ही बाल विकास की भी क्लास चलेगी, ठीक है। तो इतना समझ में आया आपको, ठीक ना। ये चीज समझ लीजिए, आ ई मिलके तो ए हो जाता है और आ उ मिलके भी ओ हो जाता है। आ उ का देखिए, आ का उच्चारण स्थान हमने बताया कि आकु विसर्जनीय नाम कंठा, कंठ का उच्चारण स्थान है आ, और उ का है उपपद्मानीय नाम ओष्ठौ, उ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। तो कंठ और ओष्ठ जब मिलेंगे तो कोई ऐसा वर्ण आना चाहिए जो कंठोष्ठ का हो। तो कंठोष्ठ का क्या होता है, मान लीजिए पूरा स्वर आप पढ़ेंगे तो ओ दौतो, ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठोष्ठ होता है। लेकिन आपने पढ़ा कि अदेंग गुणा आ ए ओ की गुण संज्ञा होती, औ की तो होती नहीं है। तो औ को हम नहीं लेंगे, ओ के केवल यहां पर ओ की चर्चा हो रही है। तो आ और उ को ओ हो गया, है ना। तो ये भी इसका कंठोष्ठ हो गया, है ना, उच्चारण स्थान। लेकिन कहता है ह्रस्व आ आपको नहीं मिला होगा, है ना। आ ए ओ की बात हो रही है यहां पर कि ये गुण संज्ञक वर्ण है। तो ए तो ये मिल गया और ओ भी ये मिल गया, है ना। लेकिन ह्रस्व आ आपको नहीं दिख रहा होगा, ह्रस्व आ, लेकिन ये अर के साथ दिख रहा है। ह्रस्व आ, जैसे मान लीजिए आ और री मिलेंगे तो आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है, आप ये जानते हैं। री का उच्चारण स्थान क्या होता है, ऋटुर्षाणाम मूर्धा होता है ना। तो मूर्धा वाला कंठ और मूर्धा से मिलकर कोई स्वर ऐसा है जो मूर्धा, कंठ और मूर्धा का हो, कोई स्वर नहीं है कंठ और मूर्धा का। तो इसलिए इन दोनों को लिख देते हैं अर, ठीक ना। तो ये आ तो गुण संज्ञक वर्ण है ही है, और रिकार का जो है रा हो गया है, ठीक ना। रिकार को भी भाई मूर्धा का भी कुछ तो रहना चाहिए, तो री का यहां पर रा हो गया है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई तो फिर से बताते हैं।
राकेश कुमार, गुड इवनिंग सर जी। जी गुड इवनिंग। सप्तऋषि जी, भूमिका वर्मा जी, बिल्कुल सप्तऋषि में भी गुण संज्ञा होती है, वो गुण संधि होती है, ठीक ना। भारती राजपूत। 9 कौन कौन है? जी आगे चलते हैं, ठीक ना। जहां पर दिक्कत समझ में आए बताइएगा। देखिए जैसे गणेश, गणेश में आपसे पूछ लिया कि कौन सी संधि है। आपसे एक क्लू की बात कर लूं, यदि आप देखें 50% आपका क्लू से सॉल्व हो जाएगा। आप कहीं पे भी एक चोटी देख लें, किसी भी शब्द में बीच में यदि एक चोटी लगी हो तो आप समझ लीजिए 50% लगभग आप क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। वहां पर गुण संज्ञा, गुण संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गुण संधि। जैसे रमेश, गणेश, है ना, इस तरह के कोई भी, रवीन, वो सुरेश हो गया, है ना, कोई भी एकार वाले या ओकार वाले कोई भी हो जाएगा। जैसे भाग्योदय हो गया, है ना, इस तरह से कोई एक चोटी वाला कोई भी वर्ड आएगा बीच में तो आप समझ लीजिए वहां पर गुण संधि हो जाएगी। इतना आप नोट कर लीजिए, ये थोड़ा सा आपके लिए 50% सॉल्व हो जाएगा इतना। प्रतिमा गौतम, सर सब कुछ समझ में आ रहा है। जी बिल्कुल, समझ में आना भी चाहिए, तभी आपकी उपस्थिति का मतलब निकलता है कि नहीं। तो इतना आप नोट कर लीजिए, ये थोड़ा सा 50%, मैंने कहा 100% नहीं, लेकिन 50% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यदि बीच में कहीं पे आपको एक चोटी दिखती है तो आप समझ लीजिए कि वहां पर गुण संधि हो जाएगा। जैसे गणेश हो गया, रमेश हो गया, है ना, महेश हो गया, या भाग्योदय हमने कहा, इनमें सब में गुण संधि है। देखिए इसको तोड़ देते हैं। भाग्य, धन, उदय। आपसे बताया कि पूर्व पद में ह्रस्व आ अथवा दीर्घ आ होना चाहिए। अच्छा देखिए यहां पर जब स्वर न लगा हो और हलंत न लगा हो तो आप इतना तो जानते हैं कि इसमें आ छुपा हुआ है। हलंत लगा होगा किसी भी व्यंजन वर्ण में तो समझ लीजिए वह स्वर विहीन है। किसी भी व्यंजन वर्ण में यदि हलंत लगा हो तो वो स्वर विहीन है। यदि कोई और मात्रा उसमें नहीं दिख रही है, सादा सादा केवल एक वर्ण लिखा हो और उसमें हलंत ना लगा हो तो समझ लीजिए वहां ह्रस्व आ छुपा हुआ है। तो जैसे भाग्य लिखा है तो भाग्य में इसमें ह्रस्व आ आपको दिखना चाहिए, ह्रस्व आ दिखना चाहिए। अब इसको हलंत लगा के बाहर निकाल देते हैं। जैसे भाग्य को हलंत लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ह्रस्व आ जाएगा, ये निकल जाएगा आ, है ना, तभी ये हलंत लगा है। अब ये इसमें स्वर विहीन हो गया है, या जो है वो स्वर विहीन हो गया। इतना जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक ना। तो ये आ और ये यहां पर उदय, भाग्योदय मान लीजिए, है ना। तो आ और उ मिलके हमने पढ़ा कि आ और उ मिलके क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। आ और उ मिलके ओ क्यों हुआ? आ का उच्चारण स्थान कंठ था और उ का उच्चारण स्थान उपपद्मानीय नाम ओष्ठव था। तो आ कंठ और ओष्ठ से मिलने वाला वर्ण कौन सा होगा? आप पूरे स्वर में 9 स्वरों में आप देख लेंगे तो 9 स्वरों में आपको कहीं पर भी कंठ और ओष्ठ वाला कोई वर्ण मिलेगा नहीं, ओ और औ के अलावा। तो ओ और औ के अलावा कोई नहीं मिलेगा। तो औ की तो बात यहां पर हो नहीं रही है, क्योंकि अदेंग गुणा से हमने बताया कि आ, ए और ओ की बात करना है यहां पर, कि गुण संज्ञक वर्ण ह्रस्व आ और ओ और ए, यही है तीनों की ही गुण संज्ञा होती है। तो ओ हो जाएगा यहां पर, आ और उ मिलकर ओ हो जाएगा। इतना सबको समझ में आ गया होगा, है ना जी। राका, धनीशा, राकेशा, जी बिल्कुल। ठीक ना, यहां पर दीर्घ आ मिलेगा, आपको दिख रहा होगा, और यहां पर दीर्घ इकार है, ठीक ना।
समझ में आना चाहिए। आप लोग अपने से कुछ ना कुछ उदाहरण को नोट कर लिया करिए, अपने से कुछ ना कुछ उदाहरण को यदि आप हल करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक ना। जैसे विद्याधन उन्नति, विद्याधन उन्नति क्या हो जाएगा भैया बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ने में अभिषेक यादव जी, बिल्कुल भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग इसी तरह मन से पढ़ेंगे, बहुत आसान है। गुण संधि, दीर्घ संधि, ये संधियां सब बहुत निम्न क्लास की हैं, लेकिन फिर भी आपको जूनियर और प्राथमिक के टीचर बनना है तो वही चीजें आपको पढ़ना भी पड़ेगा ना, तभी आप पढ़ाएंगे। तो ये चीजें आपको जाननी चाहिए। तो ये जैसे विद्याधन उन्नति में आपको जो द्या है, द्या में आपको बड़ा आ आपको दिखना चाहिए, बड़ा आ दिख रहा है, और बड़ा आ जब निकल जाएगा तो विद्य विद्य हो जाएगा। इसको हलंत कर देंगे, है ना, हलंत करेंगे तभी ये आ निकलेगा। प्रत्येक वर्ण यदि हलंत से है तो उसमें वो स्वर विहीन है, यदि हलंत नहीं है तो स्वर के साथ है। तो यहां पर हलंत लग गया, ये स्वर विहीन हो गया, अब ये स्वर बाहर निकल गया है। अब यहां पर क्या हो गया, उन्नति, है ना। तो आ और उ मिलकर क्या हो जाएगा, आ और उ मिलकर ओ हो जाएगा, है ना। आ और उ मिलकर ओ होता है। आपने पढ़ा कि गुण संज्ञक वर्ण 3 है, आ, उ और वो आ और ओ और ए, है ना। तो ओ हो गया ये गुण संज्ञक। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, विद्योन्नति। विद्या में जो उन्नति हो उसे क्या कहते हैं, विद्योन्नति कहते हैं, ठीक ना। इतना आप समझ लिए, ठीक है। आगे चलें और उदाहरण उसको भी आप ले लीजिए, उसमें से प्रैक्टिस करिए, तमाम सारे शब्द आपको मिलेंगे, ठीक ना। और देख लीजिए तमाम उदाहरण है। गंगोर्मी, आपसे पूछेगा कि गंगोर्मी में कौन सी संधि है, तो आपसे हमने बताया कि बीच में एक चोटी आपको दिखे तो आप वहां पर गुण संधि मार देंगे, है कि नहीं। ये 50% तक सही है ना। तो आपको यहां पर एक चोटी दिख रही है, बहुत साधारण सा क्ल्यू है ये आपके लिए, थोड़ा सा मेहनत वाला जो है वो काम थोड़ा सा आसान हो गया है। तो एक चोटी आपको यहां पर दिखी, आप गुण संधि मार देंगे। तब इसको यदि विच्छेद करेंगे तो गंगाधन ऊर्मी, गंगाधन ऊर्मी क्या हो जाएगा, गंगोर्मी हो जाएगा। यहां पर आपको दीर्घ आ दिख रहा है और यहां पर दीर्घ ऊ दिख रहा होगा, है ना। इसको गंग करके हलंत कर देंगे, है ना। यहां दीर्घ आ निकल आएगा, यहां पर ये तो आ ऊ मिलकर ओ हो जाएगा। यहां पर फिर क्या करेंगे, गंग कर देंगे। ऐसे आप तोड़कर आप भी लिखेंगे तो आप कभी जीवन में नहीं भूल पाएंगे और आपको हमेशा इस तरह की से आसानी हो जाएगा। हमेशा तोड़ते रहेंगे, हमेशा बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे, है ना। गंग में हलंत कर देंगे और यहां पर ओ आपको आ और मिलके ओ हो गया। और यहां पर क्या बचता है, ये बचता है। इसकी तो कोई संधि होनी नहीं है। कहता है पूर्व पद का अंतिम वर्ण तथा पर पद का प्रथम वर्ण, इन दोनों के बीच में संधि हुआ करती है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसको मिलाएंगे जब, तो ये हलंत वाला जब अपने साथ स्वर मिलाएगा, स्वर जब मिलेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर दीर्घ आ होता तो गंगा हो जाता, ओ है तो गंगा, गंग में ओ की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। हलंत वाले में ओ की मात्रा जोड़ेंगे तो गंगो लिख सकते हैं, और इधर ये वाला है इसको आधा रा और मा में ई की मात्रा इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, गंगोर्मी हो जाएगा, है कि नहीं। बहुत आसान सा है, बहुत तोड़ तोड़ के आपको समझना है, मतलब किसी तरह से कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। गंगोर्मी आपको समझ में आ गया, है ना। इसी तरह सभी को तोड़ तोड़ के आप करेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इन्हीं को मिला है 13 हो रहे हैं। भारती राजपूत, क्या भैया कह रहे हैं, इन्हीं को मिला है 13 हो रहे हैं, क्या स्वरों की बात कर रहे हैं क्या। संस्कृत में यदि आप 13 करेंगे तो गलत हो जाएगा, 9 ही स्वर होते हैं। ये चीजें हम पहली कक्षा में आपसे बता दिए हैं।
अच प्रत्याहार के अंतर्गत जो भी वर्ण आते हैं इसमें नोट कर लीजिएगा, पहले प्रत्याहार पढ़ लीजिएगा, माहेश्वर सूत्र पढ़ लेंगे तब आपको 9 मिलेंगे। अच प्रत्याहार में 9 ही आते हैं और अच को ही स्वर कहते हैं, ये चीज आप जाने रहिए। हिंदी की बात अलग है, हिंदी में आप प्यारा पढ़ते होंगे, अलग चीज है ना। यहां पर आपको अच की संख्या केवल 9 पढ़नी है, और यदि आप हमारी नहीं मानेंगे तो करके देख लीजिएगा, आपका खुद नुकसान हो जाएगा। हम बार बार कहते हैं स्वरों की संख्या केवल 9 होती है। संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 होती है, मूल स्वरों की संख्या 5 होती है ना। मिश्रित दीर्घ स्वर जो होते हैं उनकी संख्या 4 होती है। मिश्रित दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। 5 और 4 कितना हो गया? 9 हो गया। इन्हीं 9 स्वरों की बात कर रहे हैं केवल, ठीक ना। देखिए कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है, आप न कंफ्यूजन में रहिए और न किसी को कंफ्यूज करिए। मैं आपसे बताया कि अच की केवल संख्या 9 होती है, उसमें मूल स्वरों की संख्या यदि आपसे पूछता है तो मूल स्वर आप 5 मारिएगा। यदि आपसे मिश्रित दीर्घ स्वर पूछता है तो दीर्घ स्वरों की संख्या 4 है ना। मिश्रित दीर्घ स्वर उनकी संख्या 4 है, तो 5 और 4 मिलकर 9 हो जाते हैं, ठीक ना। इतना जानना है, उसमें आप ज्यादा दिमाग न लगाइएगा। ज्यादा दिमाग लगाएंगे, हिंदी से आप समझेंगे तो हिंदी में 13 स्वर आप पढ़ के आए, यहां फिर आप चौपट कर देंगे, तो चौपट ना करिए। मेरी आपसे विशेष गुजारिश है, सभी लोग मन से पढ़िए जो हम बता रहे हैं वो चीज। संस्कृत का जब पेपर हल करिएगा तो ध्यान दीजिएगा, संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 होती है ना। उसमें आप कारक पढ़ते होंगे, कारक आप पढ़ेंगे हिंदी में 8 पढ़ेंगे, लेकिन संस्कृत में आपको 6 कारक पढ़ने पड़ेंगे। देखिए हर चीजें थोड़ा सा हिंदी से डिफरेंट है, अलग है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। जबरदस्ती यहां पर नहीं चलेगी कि नहीं जबरदस्ती हम करेंगे। जबरदस्ती करेंगे तो आप खुद मुंह के बल गिर जाएंगे। इसलिए आपको मैं बहुत मतलब संभलने के लिए हिदायत देता हूं कि आप संभल कर अच्छे तरह से पढ़िए, किसी तरह की बहकावे में ना आइए और ना किसी को बहकाइए, ठीक। आगे चलते हैं। गुण संधि आपको शायद समझ में आ गई होगी, यदि नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए, फिर से और उदाहरण बता देते हैं। आगे चले, नहीं तो 1-2 उदाहरण और देख लीजिए। जैसे महर्षि है ना, महर्षि में क्या है, ये भी महर्षि आपसे पूछेगा महर्षि में कौन सी संधि है, तो महर्षि में कौन सी संधि आपको बताना पड़ेगा, गुण संधि है। तब इसको तोड़ना कैसे है, महाधन ऋषि, महाधन ऋषि। आपको यहां पर क्या मिल रहा है, दीर्घ आ, और यहां पर क्या मिल रहा है, री। दीर्घ आ और री मिलकर आर होना चाहिए, लेकिन आपको हमने बताया था वृद्धि संज्ञक वर्ण, वृद्धि रेच ही आपको बताया था ना। तो वहां पर दीर्घ आ की बात कहे थे, वो वृद्धि हो जाता है, लेकिन गुण की हमने बात कही तो वहां ह्रस्व होता है। तो यहां पर आ और री मिलके आर ही होगा, ये चीज आप नोट कर रहे रहिएगा। गुण संधि में आ चाहे दीर्घ हो अथवा ह्रस्व आ हो, दोनों मिलकर केवल ह्रस्व आ ही करेगा, दीर्घ नहीं करेगा। वो वृद्धि में आर करेगा और गुण में अर करेगा, इतना जाने रहिएगा। आर कहां होता है, एक उदाहरण मैं यहां पर बता देता हूं, लेकिन भ्रमित मत होइएगा, बता रहा हूं कहां पर होता है। जैसे सुख धन रीता हो गया, सुख धन रीता, तब यहां पर क्या बनेगा, सुखार्ता बनेगा। यहां पर वृद्धि संधि हुई है, ठीक ना, यहां पर वृद्धि हुई है, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, महर्षि हो जाएगा। आपको दीर्घ बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हमने बताया कि गुण संज्ञक वर्ण ह्रस्व आ, ए और ओ होता है। कई बार ये चीज हम रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि आपको भूले ना। दीर्घ आ ना कर दीजिए कि यहां पर कि महाधन ऋषि में बड़ा आ और री मिलकर आर हो जाएगा, ऐसा कदापि ना करिएगा। ह्रस्व आ की बात कहे हैं, ह्रस्व आ ही होना चाहिए, ठीक ना। जैसे देवर्षि, देवर्षि तो देवधन ऋषि, देवधन ऋषि। तो यहां पर आपको हमने बताया कि हलंत लगा होगा तो स्वर विहीन होगा, लेकिन हलंत नहीं लगा तो ये स्वर के सहित है। तो यहां पर जैसे देव करेंगे, देव में वा में हलंत करेंगे, तब यहां पर क्या निकलेगा, ह्रस्व आ निकलेगा, और फिर इधर क्या है, ऋषि है, ठीक ना।
यहां पर आ और री मिलकर क्या हो जाएगा, अर। यहां तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा कि आ और री मिलकर के अर हो गया है ना। तो आ और री मिलकर अर होता ही है। रिकार का जैसे आ का कंठ होता है और री का मूर्धा होता है, तो अर होना चाहिए, इसलिए कि कोई और स्वर कंठ और मूर्धा के है ये नहीं है। समझ रहे हैं ना। लेकिन सुखारता जो भैया, जी बिल्कुल भूमिका वर्मा जी, सुखारता जो होगा वो सुखारता जो है वृद्धि संधि का उदाहरण है। इसको गुण में कभी न लाइएगा। इसको हम इसलिए बताए हैं कि आपको वृद्धि संज्ञक बड़ा आ और ह्रस्व आ में अंतर पता चल जाए, ठीक ना। कहीं आप सुखारता में दीर्घ संधि भी न मार दें, इतना भी याद रखिएगा। दीर्घ संधि में दीर्घ हो जाता है ना। देखिए कोई तरह का कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, बस जहां पर दिक्कत हो रही वहां पर हम बताते चलेंगे। यहां पर क्या हो जाएगा, देवर्षि, ये देवर्षि लिखा ही है ना। तो देवर्षि हो जाएगा, आ और री मिलकर के अर हो जाता है, ठीक ना। इतना अब रिकार का देख लीजिए, तावधन लिकारा, तावधन लिकारा। अब देखिए यहां पर आपको ह्रस्व आ दिख रहा होगा, है ना। इसको हलंत कर दीजिए तो आ निकल आएगा ऐसे। और फिर क्या है, लिरिकारा, तब क्या हो जाएगा, तवलकारा हो जाएगा, है ना। आ और ली मिलकर अल हो जाता है, आपने पढ़ा है। तो ये आ जब इसमें जाएगा तो ये हलंत हट जाएगा, तो तव ऐसे हो जाएगा। और जो ये ली है ना, तो ली को हम जो है स्वर में इधर ये ली वाले को यदि हम अलग करेंगे और अलग कर देते हैं तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे ऐसे कर दिया तव, और ये आ ह्रस्व आपने निकाला है, और इसका जो है ली और यहां पर कारह कर दीजिए, तो ली के स्थान पर ये हलंत वाला ला आएगा, है ना। जैसे यहां पर री के स्थान पर हलंत के साथ रा आया है, उसी तरह ली के स्थान पर हलंत वाला ला आएगा कि नहीं, इतना लाजमी है, बिल्कुल आप इतना समझते होंगे, है ना। और फिर इधर क्या है, कारह कर दीजिए, है ना। तो अब यहां पर ये जब आ इससे मिलेगा तो तव पूरा हो जाएगा, है ना, इसमें हलंत लगेगा नहीं, तब ये क्या हो जाएगा, तव और ये आधा ला और यहां कारा। तब यहां इधर स्वर तो है नहीं कि इसको पूरा ला कर दें, है ना। तो ये आधा ला ही रहेगा, हलंत वाला जब रहेगा तो आधा ला ही रहेगा, इतना आप जानते हैं। तब इसको क्या हो जाएगा, तवलकारा, ऐसा आप लिख सकते हैं, है ना। ये आधा ला ही रहेगा, क्योंकि इधर स्वर नहीं है कोई, इधर कोई स्वर आपको नहीं दिख रहा होगा। भारती जी सर का पिछला वीडियो पढ़ लीजिए, क्लियर हो जाएगा सब। जी बिल्कुल, जिसको समझ में नहीं आ रहा पिछला वीडियो यदि आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो बताते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ग्रीष्म धन ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, जी बिल्कुल। ग्रीष्म धन ऋतु, इसमें आपको मां को हलंत करेंगे तो यहां आ निकल आएगा, ऐसे कर दीजिए। हम सभी को इसलिए तोड़ तोड़ के बता रहे हैं कि किसी तरह को आपको डाउट ना रहे, है ना, किसी तरह आपको भ्रम जो है वो हर तरह से दूर हो जाए। ऐसे ऋतु कर दीजिए, है ना। तो आ और री मिलकर क्या हो जाता है, अर हो जाता है गुण संधि में, आपने ये जाना, है ना। यहां पे ग्रीष्म कर दीजिए और ग्रीष्म में मकार में हलंत कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। इधर क्या बचेगा, इधर तुह बचेगा, तुह बचता है। तब यहां पर रा के आगे कोई स्वर इधर है नहीं है, अगले पद में कोई स्वर आपको दिख नहीं रहा, तो पूरा रा तो होगा ही नहीं। तब ये रकार कहां चलेगा, ऊपर ऊर्ध्वगमन चला जाएगा, है ना। तब ये क्या हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु, ऐसा रूप बन जाएगा। इतना समझ में आया जी। दिलीप सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर जी। जी बहुत बहुत स्नेह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग बस मन से पढ़े रहेंगे तो हमें भी पढ़ाने में भी अच्छा लगता है ना, कि यदि आप थोड़ा सा आप भी दिमाग लगाएंगे कि नहीं जो बता रहे हैं समझना है ना।
यदि आप समझना चाहेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा, और यदि नहीं समझना चाहेंगे तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं समझा सकती। इसलिए मैं तो हर तरीके से उसको तोड़ तोड़ के समझाना चाहता हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। जी बिल्कुल, आप सभी लोग लाइव रहा करिए और 5 बजे से सभी लोग लाइव आ जाएंगे, सब कुछ सरल हो जाएगा। जो भी संस्कृत में आपको कठिन लग रहा है बिल्कुल कठिन नहीं लगेगा। आगे चलते हैं। देखिए गुण संधि में आ और ई मिलकर ए हो जाता है। हमने अभी तक पढ़ा आ और ई मिलकर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। आ और ऊ मिलकर ओ हो जाता है ना, ये चीज पढ़ा। और आ और री मिलकर के अर हो जाता है ना, आ और री मिलकर ऐसा हमने पढ़ा। अब इसका जो अपवाद है गुण संधि का, इसका जो अपवाद है गुण संधि कहीं पर होती भी नहीं। आ और ई मिलेगा या आ ऊ मिलेगा तो वहां पर गुण संधि ना होकर वृद्धि संधि हो जाती है। तो वो गिने चुने शब्द हैं, उनको आपको जानना है। ये चीजें आपने जान लिया कि आ ई मिलकर ए होता है, आ ऊ मिलकर ओ होता है, आ री मिलकर अर होता है, आल री मिलकर अल होता है। ये चीज हमने जान लिया। लेकिन एक दो सूत्र हैं जो अपवाद पैदा करते हैं, गुण संधि का अपवाद पैदा करते हैं। वहां पर गुण संधि ना करके वो वहां पर वृद्धि संधि कर देते हैं। तो वो सूत्र देख लेते हैं, ठीक है। सूत्र है अक्षा दुहिन्याम उपसंख्यानम। अक्षा दुहिन्याम उपसंख्यानम, ये सूत्र अपवाद पैदा करता है, गुण संधि नहीं करता, यहां पर वृद्धि हो जाती। कैसे होती वो देख लेते हैं। कहता अक्ष और ऊहनी के समीप आने पर क्या हो जाता, वृद्धिकार हो जाता है। देख लीजिए, अक्ष और ऊहनी, देखिए ये नोट कर लीजिएगा, आपसे पूछेगा, ये भी आपकी यूपी टेट का ही है ना, यूपी टेट में ये पूछ सकता है। तो अक्ष और ऊहनी से क्या हो जाएगा, मिलकर हो जाएगा यहां पर अक्षौहिणी। अक्षौहिणी हो जाता है। अच्छा, किसी के मन में सवाल ये होगा कि यहां पर अड़ा क्यों हो गया, और तो मान लीजिए किसी तरह घसीट पसीट देंगे तो आप समझ लेंगे कि चलो ए को अ हो गया, ए को ऐ हो गया, ओ को अ हो जाता है, लेकिन नकार को अड़ा कैसे हो गया। तो ये एक सूत्र है, पूर्व पदार्थ संज्ञायाम सूत्र होता है। वो आपको, ये आपके यूपी टेट का नहीं है, लेकिन वो जो है ना को अड़ा कर देता है, ये चीज जाने रहिए। लेकिन आपको अच्छ और ऊहनी से अक्षौहिणी बनता है, इतना आपको मोटा मोटा नोट कर लेना है, ठीक ना। वो नकार को अड़ा होता है, ये आपसे पूछेगा नहीं कि किस सूत्र से नकार को अड़ा हुआ है। ये जो है टीजीटी और पीजीटी मतलब हायर लेवल का है। तो वहां पे नकार का अड़ा जो ड़कार हुआ है वो पूर्व पदार्थ संज्ञायाम से हुआ है। ये सूत्र आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन बस ये जान लीजिए यहां पर नकार को ड़कार हुआ है, ठीक ना। अच्छ और ऊहनी, यहां पर आपको ह्रस्व आ दिख रहा होगा, और यहां पर ऊहनी, ऊहिनी, ठीक ना। तो आ और ऊ मिलकर के यहां पर ओ ना होकर अ होता है। अभी आ और ऊ मिलकर के हमने देखा कि आ और ऊ मिलकर ओ हो जाता था, लेकिन यहां पर ओ ना होकर अ हो जाएगा। ये सूत्र के कारण अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम, ये सूत्र केवल अक्ष और ऊहनी के संयोग को केवल बता रहा है, और कहीं पे भी नहीं होगा। आप भ्रमित ना होइए कि कहीं पर आ ऊ मिलकर ओ हो जाता, कहीं पे अ हो जाता, क्या साला समस्या है। ये चीजें बिल्कुल आप मत मन में लाइएगा। केवल एक यही शब्द है, अक्ष और ऊहनी जब मिलेगा तो ओहनी मतलब गुण ना होकर वृद्धि हो जाएगी। केवल इतना आपको जानना है, ठीक ना। ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। यहां पर देखिए आ और ऊ मिलकर के ओ अ हो गया है, तब ये यहां पर अक्ष हलंत हुआ, और यहां पर
जो अक्ष का छा था, छा का आ निकाल लिया और ऊहनी का ऊ, आ और ऊ मिलकर के अ हो गया, तब क्या बना, अक्षौहिणी बन गया। ठीक ना। अक्षौहिणी का मतलब होता है सेनाएं। सेनाएं, जैसे आपने सेना देखा होगा महाभारत या रामायण में, आपने युद्ध देखा होगा, तो कुछ सेनाएं पैदल चलती होती हैं, कुछ सेनाएं घोड़े से चलती होती हैं, कुछ सेना उसमें हाथी से चल रहे होते हैं। तो जितनी सेनाएं पैदल और घोड़े और ऊंट हाथी जितने से वो चल सकते हैं, उन्हीं सबके समूह को अक्षौहिणी कहते हैं। ठीक ना। ये अक्षौहिणी का वही अर्थ हुआ। तो अक्ष और ऊहनी का जब संयोग होगा तो गुण न होकर वृद्धि होगी। ये चीज आप नोट करके लिख लीजिए, एक जगह नोट लिखिए, नोट करके ऐसे लिख लीजिए कि अक्ष और ऊहनी का जहां पर संयोग होगा वहां गुण न होकर वृद्धि संज्ञक वर्ण आएगा। इतना आप नोट कर लीजिए। ठीक ना। ये एक क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा यदि पूछेगा तो। ठीक है जी। अक्ष और ऊहनी, अक्षौहिणी, जी बिल्कुल। विजय कुमार वृद्धि, जी जी विजय भैया जी बिल्कुल, बहुत मन से पढ़ रहे हैं भैया। वृद्धि होगी यहां पर। ठीक ना। यदि अक्ष और ऊहनी में पूछ लिया कि कौन सी संधि होती है तो आप कहते हैं कि गुण संधि का अपवाद है, गुणे होगा, आप कंफ्यूजन में रहे। तो यहां पर अक्ष और ऊहनी का अक्षौहिणी होता, वहां पर आप वृद्धि संधि मारेंगे, है ना। अक्ष और ऊहनी का वृद्धि संधि होगा। ठीक ना। इतना नोट करे रहिएगा। आगे चलें। इस संधि में केवल इस सूत्र के अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम में केवल यही पूछेगा, अक्ष और ऊहनी के संयोग से गुण संधि होती है या वृद्धि संधि होती है, या यहां पर क्या बनेगा, अक्षौहिणी दे देगा, अक्षौहिणी दे देगा, है ना। तो इस तरह से आपको केवल अक्षौहिणी बस याद रखना है। ठीक है। आगे चलते हैं। एक और अपवाद है, प्रादुहो ढो ढय दु हो ढो ढ ए, गड़बड़ हो जा रहा है, ढो ढ ए ढ शैष्य, प्रादु हो ढ ढय शेष्य। हाँ, प्रादु हो ढो ढय शेष्य। हाँ, ऐसा आप ये सूत्र है, प्रादु हो ढो ढय शेष्य, ऐसा आप पढ़ सकते हैं। ठीक ना। ये क्या करता है, ये भी गुण का अपवाद करता है, गुण संधि यहां पर भी नहीं होती है। इसको तोड़ेंगे तो जैसे क्या निकलेगा, प्रात निकलेगा, प्रात निकालेंगे, फिर क्या है, बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ कर दीजिए, और फिर हा है तो यहां पर ऊ कर दीजिए, प्रात ऊहा। फिर क्या है, यहां पर हा को जो है उकार हुआ है तो यहां पर आकार रहा होगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, आ और ऊ मिलकर उकार हो जाता है, तब यहां पर क्या हो जाएगा, ऊढ़ा हो जाएगा, है ना, ऊढ़ा हो जाएगा। फिर क्या है, ये यकार है तो यण संधि में आप जानते हैं कि इकार हो जाता है, ई का या हो जाता है, तो यहां पर जब संधि हुआ है तो यकार हो गया है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऊढ़ी ही हो जाएगा, है ना। फिर क्या है, इसमें एक ही मात्रा लगी हुई है, तब क्या हो जाएगा, ऐशा हो जाएगा, है ना। फिर क्या है, ऐश्या, ऐशेषु है यहां पर। ठीक ना, एशिया बनता है। ठीक है, इतना बनेगा। इसको आप ज्यादा यदि सूत्र नहीं याद हो रहा है तो आपको केवल इतना लिखना है, इसकी परिभाषा लिख लीजिए, प्रा उपसर्ग के बाद यदि आपको यह सूत्र आएगा, प्रौढ़ा हो जाएगा। ठीक ना, बंद हो गया।
चलिए आज की कक्षा को भैया यहीं पर विराम करते हैं, क्योंकि थोड़ी नेटवर्किंग समस्या भी है। कल की कक्षा में हम इसको अच्छी तरह समझाएंगे। आज के लिए नमः संस्कृताय।